हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? फर्स्ट क्वेश्चन यूर। और इसके ऑप्शन है चेर वंश ने, वाकाटक ने, पश्चिमी शक ने, कुषाण ने, और या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चेर वंश ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो है चेर वंश ने स्थापित किए थे। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उससे हमारे एक दो क्वेश्चन और निकल के आ सकते हैं। चेर राज्य जो है सुदूर दक्षिण भारत में एक राज्य था। कहाँ पे था? तो हमारा साउथ में था। जिसका प्रथम शासक कौन था? उदयन जेरल था, जिसको माना जाता है। चेर राज्य को कुडावर, बिलवर, पुरैयार आदि नामों से जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये तीनों नाम भी मिल जाए तो आप भी यही समझेंगे कि ये चेर वंश की बात कर रहा है। और इस राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर राजवंश के राजा सेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था, और जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा शासक थे। तो किसी वंश के बारे में आपको दो तीन बातें बहुत याद रखनी लगती है। सबसे पहले तो उसका इस्टेब्लिश किसने किया, संस्थापक कौन है, फिर कब हुआ था संस्था, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और दूसरी चीज़ उस वंश में सबसे प्रतापी, सबसे जो कुशल शासक कौन रहा है, ये याद रखना है। जैसे हम याद रखते हैं कि मौर्य वंश में हमारा अशोक जो है बहुत ज़्यादा सफल शासक रहे हैं, तो उनको हमको याद रखते हैं हम इस तरह से। तो उसी तरह से किसी भी वंश में दो तीन ये पॉइंट हमें याद रखना होता है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अगला क्या है कि इस राज्य का प्रतीक चिन्ह था धनुष, और चेर राजवंश के सेनगुट्टवन सबसे ज़्यादा जो है प्रतापी शासक थे। इनके पास जहाजी बेड़ा था, जिनकी सहायता से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए थे। यानी इससे पता चलता है कि इनको नेवी का भी नॉलेज था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन से शासक थे? रजिया थी, रजिया बेगम, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन, या फिर कौन? इसमें से सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश के हैं। इल्तुतमिश जो है दार उल इस्लाम का इनका जो शासन साम्राज्य था, दार उल इस्लाम का भी एक भाग माना जाता था। ये 1210 से लेकर 1236 के टाइम तक रहे थे। दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद व उत्तराधिकारी इलबारी तुर्क थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके ये दामाद थे। ठीक है, 1206 में आपका स्थापना हुआ था इसका, गुलाम वंश का। इसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का सूबेदार था। 1229 में इसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से शासन करने की मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसे सुल्तान के रूप में उनकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत की औपचारिकता, मतलब वहाँ के खलीफा से इनको ये भी पावर मिल गया कि भाई अब तुम वहाँ पर भी शासन कर सकते हो, दिल्ली पर भी औपचारिक रूप से शासन कर सकते हो। इसने तुर्काने चहलगानी यानी 40 गुलामों का समूह, जो कि बाद में इन्हीं के वंशज के लिए बहुत घातक साबित हुआ था। मतलब ये तुर्काने चहलगानी जो होता था, 40 गुलामों का समूह, ये एक होता था कि प्रजा में जो बहुत ही ऊंचे लेवल के लोग हैं, जो मतलब जानकार लोग हैं, जिनकी पावर है, उनका एक ग्रुप हुआ करता था, जो कि राजा को एक तरह से सलाह देता था उनको किसी भी मसले पर। तो ये चीज़ था। इसकी स्थापना तुर्काने चहलगानी की स्थापना इन्होंने ही की थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और एक सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी यही शुरू की थी। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टकसाल प्रथा किसने शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अब देखिए, खलीफा पद जो बनाया गया है, खलीफा पद को किसने जो है विरोध किया था? खलीफा शक्ति का, खलीफा की शक्ति का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बर्बर ने, इल्तुतमिश ने, किसने? या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ई। एक्चुअली जो मुबारक शाह खिलजी थे, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, इसने खलीफा शक्ति की विरोध की, और शक्ति का विरोध करके इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। किसने? हमको याद रखना है, खिलजी वंशज। खिलजी वंशज के मुबारक शाह खिलजी ने। इसने अल इमाम, उस इमाम यानी उस वासिक विल्ला, खिलाफत उल्ला, और ये सारी बहुत सारी उपाधि धारण की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि किसने बाइकआउट किया था खलीफा पद को। तो
मुबारक शाह खिलजी ने किया था। और इसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के कठोर आदेशों को भी रद्द कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने की थी। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान, बलबन या फिर ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन के टाइम में जो है तुगरील खान ने बगावत कर दिया था। तुगरील खान ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरील खान बंगाल का शासक था। ये होता है ना कि मान लीजिए इस टाइम में जो सल्तनत काल या फिर मुगल काल में जो शासन चल रहा था उसमें क्या होता था कि एक बंदा जो है पूरे दिल्ली पे मतलब बैठा हुआ है, मतलब वहाँ पे उसका शासन है, और उसके तमाम जो लोग हैं वो जगह जगह, अब भारत छोटा सा तो है नहीं, भारत के प्रत्येक राज्य में वो अपने अपने सूबेदार को वहाँ पे बैठाए हुए हैं। तो उसी तरह से तुगरील खान जो है ये बलबन के शासन के दौरान बंगाल में जो है सूबेदार था। ठीक है, पर इसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था 1279 में, और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया, खुतबा भी पढ़वा दिया कि भाई हम ही सर्वे सर्वा हैं। फिर बलबन ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया और विद्रोहियों को मृत्युदंड भी दे दिया, मार डाला। और बलबन जो कि जिनका शासनकाल था 1265 से लेकर 1287 तक, इसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता 20 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली थी। और बलबन की एक बहुत पॉपुलर नीति है रक्त और लौह की नीति। ठीक है, बलबन स्वयं को जो है अफरासियाब का वंशज मानता था, और इसने 40 दल को समाप्त कर दिया था और एक नए सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आपको मिल गया। जो तुर्काने चहलगानी था इसको 40 दल का ग्रुप भी कहा जाता था। तुर्काने चहलगानी को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने, जो कि आपका गुलाम वंश का शासक था। और इसको ख़त्म किसने किया था? तो बलबन ने। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और बलबन ने स्टार्ट क्या किया था? दीवाने अर्ज। ये कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में आपको याद रखनी होती हैं कि किसने क्या स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें जानी, तुर्कानी चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और इसको ख़त्म किसने किया था? तो बलबन ने ख़त्म किया था। और स्टार्ट क्या किया बलबन ने? दीवाने अर्ज। और ये एक नीति अपनाई थी लौ और रक्त की नीति। ये कुछ पॉइंट आप बलबन के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किस मुगल शासक ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है संघर्ष किया था? क्या औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहाँ, जहांगीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि इन सब ने तो पनाह दे रखा था उसको, ब्रिटिशर्स को। इन्हीं सब की वजह से जो है क्या हुआ, उनको यहाँ पे जमने का एक मौका मिल गया। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। औरंगजेब के टाइम में अंग्रेज़ों ने 1686 में विद्रोह कर दिया, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब 1658 से 1707 के टाइम में था, और सबसे ज़्यादा समझ लीजिए विस्तार मुगल के टाइम में औरंगजेब ने ही किया था। बाकी इसकी कुछ नीतियाँ जो गलत थी। औरंगजेब ने इतने टाइम तक जो है मुगल सत्ता की स्थिति में एक सेंट्रलाइजेशन वाली चीज़ रखी थी। इसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह शुरू हो गए थे, पर ठीक है, इसने अपने शासन का आधार जो है आधार का लक्ष्य इस देश को दार उल हर्ब यानी काफिरों के देश के स्थान पर दार उल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना कर लिया था। मतलब धर्म को लेके बहुत ज़्यादा वो हो गया था, कंसीडरेट हो गया था। इसे जिंदा पीर कहा जाता था, शाही दरवेश के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना शुरू कर दिया। पारसी नव वर्ष नवरोज का स्थापन आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने और जुआ खेलने का प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है, बस हमको अपने शासन पे ध्यान रखना है। और औरंगजेब के एक तरह से केंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण वाला चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन तब स्टार्ट हुआ जब इनका बहुत सारा ध्यान जो कि है इंडिया में, इस तरह से अगर हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा मुगल का पकड़ था। बट जब औरंगजेब नीचे की तरफ ध्यान देने लगा, मतलब दक्षिण में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा, तो यहाँ दिल्ली को संभालना मुश्किल हो गया एक तरह से, और जगह जगह जो है विद्रोह शुरू हो गए, और इस तरह से जो है मुगल शासक कमज़ोर पड़ने लगा था इनके टाइम में। बाकी इन्होंने विस्तार अच्छा खासा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। देखिए, बहुत सारे अंग्रेजी गवर्नर जो आए थे उन्होंने गलत काम किया, पर कुछ कुछ अंग्रेजी गवर्नर ने जो है बहुत अच्छा काम भी किया।
मेरे गलत काम कहने का सेंस है कि मतलब एक तरह से गुलाम बना के रखा इंडियंस को, वो बात मैं कह रही हूँ। बाकी कुछ काम इन्होंने बहुत अच्छे भी किए थे। तो बेंटिक ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सती प्रथा को उन्मूलन किया था इन्होंने 29 में। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान, मतलब धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य होने का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटाया था। फिर ठगों के संगठित, मतलब उस ज़माने में ठग बहुत सारे होते थे, लोगों को गुमराह करके चीज़ों को पैसे लूटते थे, ये सारे काम करते थे। तो इसको भी विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया था। अब हम विलियम बेंटिक का काम ही देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया था, ताकि ऑप्शन चेंज हो तो आप क्लियर कर पाएँ। तो विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार के बारे में बहुत सारी चीज़ें की थी। ये भारत का प्रथम गवर्नर था 1828 से 1833 तक। प्रथम गवर्नर, क्योंकि आपको पता है 1773 से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई थी। अब क्राउन घुस गया था इंडिया में। अब कंपनी के हाथ में शासन नहीं था, अब ब्रिटिश क्राउन चीज़ों को संभाल रही थी। तो अब एक एक पद, एक एक चीज़ें सब सृजन कर रही थी इंडिया में। तो गवर्नर जनरल पहला भारत का कौन बना था? विलियम बेंटिक बना था 1828 से 1833 में। इन्होंने क्या क्या काम किया? सती प्रथा का समाप्ति किया 1829 में। ठगी प्रथा की समाप्ति की 1830 में। नरबली, मतलब पहले उस जमाने में क्या होता था, लोग मतलब अंधविश्वास में आकर लोगों की बलि दे देते, मतलब इंसानों की बलि दे देते थे। तो उसका इन्होंने अंत किया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। सरकारी सेवा में भेदभाव की नीति को समाप्त, मतलब इसकी हम पहले लोगों में क्या होता था कि अगर कोई पब्लिक दफ्तर है तो उसमें फला आदमी काम काम करेंगे, फला आदमी का काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कराया। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। ठीक है, मतलब कि अब जो काम हो रहा है, विभागीय काम हो रहा है, उसमें इंग्लिश को एज अ एडिशनल लैंग्वेज इन्होंने जो है इंक्लूड करवाया। डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति भी इन्होंने कराई थी। ये सारे काम आप याद रखेंगे इनके। और ऑप्शन में जो दास प्रथा का अंत था, दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के टाइम में नहीं आया था, ख़त्म हुआ था लॉर्ड एलन बरो के टाइम में ख़त्म हुआ था 1843 में। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? सिंध को किसने सिंध को विजय कर लिया था, उसको अधिग्रहण कर लिया था? स्लीमैन ने, लॉरेंस ने, नेपियर ने, वेलिंगटन ने? किसने किया था? तो नेपियर ने किया था। चार्ल्स जेम्स नेपियर ने 1824 में सिंध पर विजय प्राप्त की, और यह एक प्रसिद्ध अंग्रेज सेना नायक और राजनीतिज्ञ था। इसने 1843 में मियामी का जो युद्ध हुआ था उसमें अमीरों की शक्ति को परास्त कर दिया, और पुनः हैदराबाद के युद्ध में उनकी शक्ति को नष्ट किया। और यह 1847 तक सिंध प्रदेश पर निरंकुश किंतु योग्य शासक की भांति हुकूमत करता रहा, और एक महान सेना नायक का यश प्राप्त कर फिर इंग्लैंड जो है लौट गया। देखिए, निरंकुश था, मतलब कहने का मतलब है कि उसको प्रजा में बस अपना जो है अब सिंध के ऊपर जो है पूरा कब्जा जमाए रखा था, और निरंकुश था, बाकी चीज़ों के लेके दयालु टाइप का राजा नहीं था। बट इसने क्या किया था कि इस चीज़ को जीता था, और उस पर अपना जो है शासन जमा के रखा था, और दोबारा वापस अपने देश लौट गया। कौन? तो नेपियर ने। तो सिंध पे कब्जा किसने किया था? नेपियर ने। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इवन यूपीएससी में भी आ चुका है। भारत में प्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। मेरे को ऑप्शन नहीं याद रहेगा, ये हमेशा याद रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी, और किन के टाइम में हुई थी? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, पहली बार कराई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम कराई गई थी। और इसके बाद हर 10 साल के बाद जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई। हाँ, ये चीज़ अलग है कि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, और 1949 के बाद से यह भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है होता है ना, प्रत्येक मंत्रालय को कुछ कुछ काम दिया जाता है। तो हमारा चुनाव कराना, जनगणना कराना, सॉरी चुनाव नहीं, जनगणना कराना होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है रजिस्टर कर दिया गया, और एक जनगणना आयुक्त भी बना दिया गया जिसके द्वारा जनगणना कराई गई। जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है प्रशासनिक लाभ प्राप्त करना, कितने लोग हैं, किस वर्ग में है, दबे कुचले वर्ग के कौन हैं, जिनको तमाम तरह की लाभ जो है मुहैया कराई जा सके। वर्ष 1911 और 1921 के बीच में का दशक जो है एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी कम हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो अभी तक भी आप 2011 की जनगणना पढ़ते होंगे। इसमें ये सब आपको याद रखना चाहिए कि कब बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ था, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, पॉपुलेशन कम घटी थी,
2011 के टाइम में क्या साक्षरता दर रही थी, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1911 से लेके 21 के बीच का जो टाइम था जिसमें जनगणना एकमात्र टाइम था जब जनगणना घटी थी, वरना तो हमारा इंडिया इस वक्त चाइना को भी पार कर चुका है। और इसमें आबादी कम क्यों हुई थी? क्योंकि इस वक्त स्पेनिश फ्लू जो है फैल गया था, महामारी हो गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह जी और राजगुरु जी को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को ये तीनों लोगों को जो है फांसी दे दी गई थी। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, ये हम जानते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में इनका अमूल्य योगदान है। सितंबर 1928 में ये योगदान क्या क्या है, कुछ कुछ इंसिडेंट भी हमको याद रखने इम्पोर्टेंट। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना ये लोगों ने की थी। और इस संगठन के सदस्य में कौन कौन था? भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, HSRA में ये लोग थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में जिस टाइम जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल की बहस चल रही थी, उस विधानमंडल में बम फेंक दिया था। हालांकि ये बम ये लोग जानबूझ के फेंके थे और किसी को जान की हानि के लिए नहीं फेंके थे। ये लोग बस चाहते थे कि सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो और सबको पता चले कि हम ऐसा कुछ बहुत बेकार इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के लिए ही इंडिया की स्वतंत्रता के लिए ही काम कर रहे हैं। ये चीज़ ये लोगों को रियलाइज कराना चाहते थे। ठीक है, और उस टाइम ये लोग जानबूझ के वहाँ खड़े रह गए, पुलिस इनको पकड़ के ले गई अंग्रेजी शासन की, और ये लोग नारा लगाते गए, इनकलाब जिंदाबाद। 8 अप्रैल 1929 को महात्मा गांधी वर्ष 1940 में प्रारंभ जो किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके तीसरे सत्याग्रही, देखिए हाँ आप सोचेंगे पहला सत्याग्रही पूछेगा, पर यहाँ पे तीसरा सत्याग्रही पूछ दिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक कम से कम हमको पढ़ना है। तो कौन था? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1900 सबसे पहले विनोबा भावे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था और इसके तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध के प्रति, मतलब अगर हम नहीं मिल के कुछ कर सकते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर भी हम कुछ कर सकते हैं। आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को करिए, अंग्रेजी शासन को बताइए कि हम इंडियंस हैं, हम जो है एकता में विश्वास रखते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, स्वतंत्र कराना चाहते हैं, हम एबल हैं अपने देश को रन करने के लिए, प्रशासनिक विधायी हर तरीके से अपने देश को चलाने के लिए सक्षम है। ये बात बताने के लिए जो है, ये फील कराने के लिए अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी ने एक तरह से इंडिविजुअल रूप से कहा कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह करिए। तो तीसरे नंबर के कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। और प्रथम सत्याग्रही थे हमारे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और 2 चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण, मतलब पहला हुआ था 1940 में, दूसरा हुआ 5 जनवरी 1941 में। और इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी थे और विधानमंडल के भी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उस वक्त टेक्नोलॉजी का वो था कि अब मान लीजिए टेलीफोन की भी सेवा दी गई थी, तो वो अंग्रेज़ों के पास ही है। तो कोई एक स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी से कैसे संपर्क करेगा, अपने प्लान कैसे बताएगा? तो इस दौरान खुफिया रेडियो की भी किसी ने जो है जुगाड़ कर रखी थी, और वो थी उषा मेहता। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये आंदोलन भी आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को। और गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस टाइम क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खान पैलेस में रख दिया। मतलब सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी। मतलब ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मेन मेन नेता को ही गिरफ्तार कर लिया सब। और इस आंदोलन में गिरफ्तारी से बचे नेता थे खाकर जी, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये लोग जो थे बचे हुए थे। तो ये लोग रेडियो का संचालन किए ताकि एक दूसरे से क्या करें? कम्युनिकेशन कर पाए और प्लान को सक्सेसफुल बना पाए। अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बताइए, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो विजय सेन थे, मनु थे, जीवक थे, शिलभद्र कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवक। तो मगध शासक बिंबिसार, इनका शासनकाल 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व BC की बात हो रही है तो इनके चिकित्सक थे जीवक। मगध शासक बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था
और इसने मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे ये। ठीक है, सॉरी, शासक थे। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। ठीक है, याद रखना है कि मगध राज्य की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। इनका नाम याद रखेंगे, जीवक नाम था इनका। ठीक है, बिंबिसार ने 2 राजवंशों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके मृत साम्राज्य, पहले के शासक क्या करते थे, 2-3 तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। एक तो युद्ध करके, कहीं पे मान लीजिए इन्होंने अटैक किया, एक राजा दूसरे जगह पे अटैक करता है और वहाँ को अधिग्रहण कर लेता, तो वो ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा इलाका क्या हो गया, अगले राजा का हो गया जिसने अटैक किया था। दूसरी ये चीज़ है कि अगर भाई ये भी संपन्न है, ये भी संपन्न है राजा, तो ये इससे विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, इनकी रिश्तेदारी में आ जाते हैं, तो ये शासन एक तरह से इनका हो जाता है। तो ये तरीके से इन्होंने 2 राजवंशों के साथ संबंध स्थापित किया। इसने अंग राज्य को जीत करके उसे मगध में मिला लिया, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू। बहुत फेमस विद्रोह है। संथाल विद्रोह बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार के भागलपुर, झारखंड के हजारीबाग, उड़ीसा के बीरपुर, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुआ था ये। ठीक है, 1855 से 56 में। ठीक, इस समय भागलपुर के से राजमहल के बीच पे का जो क्षेत्र है दामने कोह के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ दे दामने कोह है क्या है, नाम से ऐसा लग रहा है कोई बहुत ईसा पूर्व के टाइम में किसी शासक के कुछ कुछ होता है ना इस तरह से कि गुप्त शासक का नाम, जैसे कि किसी शासन के दौरान राजदूत ये काम करता था, या टैक्स लेने वाले का कुछ और नाम होता था। इस तरह से अलग अलग प्रकार के हर शासन में आपको नाम मिलेगा हिस्ट्री में, जो एंशियंट वाले पार्ट में। तो दामने को कुछ उसी प्रकार का नाम लग रहा है, पर कितना अलग चीज़ है। ये भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उसको दामने को कहा जाता था। यह विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, जमींदार, साहूकार आदि के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के, मतलब जो लोग लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, जो लोग जमींदार थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोषण कर रखा था किसानों का, लोगों का, उसके खिलाफ ये विद्रोह था, संथाल विद्रोह। ठीक है, सिंधु और कान्हू का नाम याद रखेंगे हम। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पहली बार हुई थी राजगृह में। बौद्ध सभा जो है, बौद्ध संगीतियाँ 4 की गई थी, तो चारों का हमको याद रखना है। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। इस तरह से याद रखना। तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है राजगृह में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु में। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कर दे। 3 पिटक है ना, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है बौद्ध धर्म में। तो इसमें क्या किया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित कर दिया गया था। सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के रूल रेगुलेशन है, ये भी याद रखना है कि किस पिटक में क्या चीज़ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में 563 में हुआ था ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। और इनका महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा बोलते हैं कुशीनगर को, पहले बोलते थे, अब कुशीनगर बोलते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दिए और क्या किए, सिंहासन में बैठ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरे भी कई नाम, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देव, ये सब इनके नाम थे। चंद्रगुप्त सेकंड। इसने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त कर ली और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, इन्होंने शकों पर विजय कर लिया, और शकों पर जब विजय प्राप्त कर लिया तो व्याघ्र शैली का सिक्का चलाया। इसी उपलक्ष्य में इनके दरबार में भी 9 रत्न थे, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। इनके टाइम में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति। ठीक है, तो बाण भट्ट के अनुसार, बाण भट्ट एक कवि थे इनके दरबार के, तो बाण भट्ट के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति
ने की थी और वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इस वंश का उदय जो हरियाणा के थानेश्वर में, ये उधर साइड का है, नॉर्थ साइड का है, हरियाणा के थानेश्वर में गुप्त काल के बाद हुआ था। किसके बाद? गुप्त काल के बाद। और इस वंश का सबसे महान शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम में ही आपका ह्वेनसांग आया था और 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में इनका शासन था। इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है। हर्षचरित कादम्बरी चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। और हर्ष के दरबारी कवि में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसका एक ट्रिक मैं याद रखती हूँ, ह और ह, यानी कि ह से हर्ष और ह से ह्वेनसांग, यानी हर्ष के टाइम में कौन आया था? ह्वेनसांग याद रहे आया था। इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बारदोली सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सफल नेतृत्व, अगुवाई इसमें किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। यह सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली में हुआ। यह सत्याग्रह सरकार द्वारा किसानों के, देखिए, किसानों के ऊपर अधिक कर लगा दिया गया था, उसको लेकर के, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी दौरान औरतों ने इनको जो है सरदार का नाम भी दिया था। ये ऑप्शन शायद गलत दिया है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो सरदार पटेल के प्रभाव से सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि को कम करके 6.3 कर दिया गया। ठीक है। कितना परसेंट देना है? इससे सरदार पटेल की लोकप्रियता बढ़ी और सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। और इस आंदोलन में महिलाएं भी बहुत क्या थी? एक्टिव थी। निम्नलिखित में इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? देखिए, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आई थी बाहर से, और उसमें पूछा है कि इन दिए हुए नामों में से कौन उस कैबिनेट मिशन में नहीं आया था? तो मैकडोनाल्ड नहीं आए थे इसमें। ठीक है। बाकी इसको आप याद रखेंगे, PAK, मैं से याद रखती हूँ, पाक बोले तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है। तो ये तीनों कैबिनेट मिशन आए थे, कैबिनेट मिशन में आए थे 1946 में। ठीक है। 15 फरवरी 1946 को संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के भेजन के अंतर्गत चीज़ें हुई और भेजा गया सदस्यों का चुनाव किया गया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई और कांग्रेस ने भी इसको डिनाई ही कर दिया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इसी टाइम गोलमेज सम्मेलन वगैरह भी चल रहा था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। सेकंड नाम याद रखना है बिल्कुल, आपको पूछ देगा यहाँ पे दिल्ली समझौता कब हुआ था, अब घूम जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको याद रखना है कि किसको क्या बोला गया है। तो गांधी इरविन समझौता किसको बोला गया? दिल्ली समझौता को बोला गया है। यह समझौता लॉर्ड वायसराय इरविन के बीच और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें बात क्या था कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले ले, ऐसा उनका कहना था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई थी। हिंसा से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य राजनीतिक अपराधियों के बंदों को जो है छोड़ने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। नमक कर हटा दिया गया और निजी उपयोग के लिए नमक का उत्पादन की अनुमति। इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी वाली जो बात थी उसके लिए गांधी जी ने बात की, पर यहाँ पे वो कन्विंस नहीं हुए और इस वजह से चीज़ें और बढ़ गई। ठीक है। तो यही बोला कि हिंसा से जुड़े मामले को छोड़कर जो मतलब ऐसे क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजी शासन ने कैद किया है, जेल में डाला है, उसमें जो हिंसा वाले हैं जिन्होंने हिंसा किया है, तो उनको ये नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल करके इन्होंने बाइकआउट कर दिया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की रिहाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था?
ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। तो किस सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की बात की थी? तो 1929 का लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने बोला था, पूर्ण स्वाधीनता की बात की थी। और इसकी अध्यक्षता बहुत पूछता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 की जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, लाहौर में ये हुआ था। और इसी सत्र में जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और इस अधिवेशन ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी यहीं से। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का नेतृत्व प्रदान किया गया कि भाई आप चलाइए सविनय अवज्ञा आंदोलन और हम आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो स्वराज द्वीप कर दिया था। ठीक है, 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी को लेकर के सुभाष चंद्र बोस की जीत को लेकर के गांधी जी से इनकी अनबन हो गई थी। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे, किंतु गांधी जी के आपसी मतभेद होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और इन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा दिया था। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? तो यूपी में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी को हुआ था, यूपी में ये घटना घटी थी। वर्ष 1971 में गोरखपुर जिला के लोगों ने चौरी चौरा के शहीदों की याद में शहीद स्मारक समिति का भी गठन किया। और इसके अलावा सरकार ने इनकी याद में शहीद एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन, ये सभी चलाया। वर्ष 2021 में इस घटना की याद में भारत सरकार ने समारोह भी आयोजित किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, देखिए नॉर्मल आप याद रखेंगे, गृह विभाग किसको मिला था, वित्त किसको मिला था, राष्ट्रपति कौन बना, प्रधानमंत्री कौन, पर देखिए पूछा क्या है, लेबर डिपार्टमेंट। श्रम विभाग किसको मिला? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को मिला था। ठीक है, जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रित किया। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार जो है अंतरिम राष्ट्रपति सरकार घोषित की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। मुस्लिम लीग अपने आप को सेपरेट कर लिया था। अंतरिम सरकार के सदस्य में आपके जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आशफ अली, राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस, जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और भाभा जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का इनको राष्ट्रपति कब चुना गया, सभापति सॉरी, तो इनको चुना गया था दिसंबर 1946 में, जब संविधान सभा हमारी चल रही थी। तो 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थाई सभापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थाई अस्थाई वाली बात याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई जो है सभापति चुना गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी उस वक्त, और जिसमें से आपका 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, मतलब ये स्टेट्स थे, और 4 आपके चीफ कमिश्नरी थे, बाकी 93 देसी रियासत। तो इंडिया बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, एक तरह से कह दीजिए। मतलब इंडिया अगर ये है तो यहाँ पे कोई और शासन कर रहा है, ये कोई और शासन कर रहा है, ये कोई और शासन कर रहा है, ये इतना बड़ा सा स्टेट है, यहाँ पे कोई और सा, इस टाइप से चीज़ें थी। ठीक है, तो उसमें 93 देसी रियासत प्रतिनिधि शामिल थे। वर्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी, ये आपको याद रखना है। जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी कौन बना था? सत्यानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
इन्होंने ब्रिटिशर्स से जो है जनता में एक तरह से लोहा लिया था और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। यहाँ के लोग इन्हें प्यार से सरहदी गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान ये सभी बोलते थे। किसको? सीमांत गांधी को। ये भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से मुलाकात भी की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। विद्रोह के दौरान आपको पता ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी थी। 1857 की प्रथम सैनिक विद्रोह की द्वितीय शहीद वीरांगना थी ये। ठीक है। इन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की अवस्था में ही अंग्रेजों की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त की और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका है। 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की कमान इन्होंने संभाली थी और नवगठित सेना का भी नेतृत्व किया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के पास कोटा में सराय में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 18 जून 1858 को। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर जो बम की तरह? कुछ कुछ वक्तव्य आप याद रखिएगा, जैसे पॉलिटी में भी कुछ कुछ वक्तव्य होता है, जो कि ये फला चीज़ संविधान की आत्मा है, आइवर जेनिक्स ने ये कहा है, ये चीज़ें ये कही है, तो उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोटेशन। तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये किसने बोला था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था। बनर्जी जी जो है प्रारंभिक दौरान में अपने ब्रिटिश राज के प्रारंभिक दौर में भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना है। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1876 में की, जो अपनी तरह की पहली भारतीय राजनीतिक संगठन थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1879 में द बंगाली समाचार पत्र का क्या किया? आरंभ किया और इन्होंने ICS परीक्षा 1868 में उत्तीर्ण की, बहुत बड़ी बात थी। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका ये मीडिया से संबंधित था और एल्बर्ट बिल के समर्थन में भी मुख्य रूप से इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी सैन्य अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को इन्होंने गोली मार दी थी इनको, डायर को। और उधम सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के हत्यारे डायर को इन्होंने जो है वो किया था, ब्रिटिश सरकार ने इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दी थी। तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट हिस्ट्री देख लिया है, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख लिए और आप देख सकते हैं कि 28 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए हैं, एंशियंट, मिडोवल, मॉडल, सारे के सारे मिला करके। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और जल्द ही बाकी जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, साइंस वगैरह और भी, उनके भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के वीडियो डाल दूँगी। और एक वीडियो मेरी आएगी जिसमें मैं सारा का सारा पूरा कंप्लीट जो है 2022 का पेपर एक साथ डाल दूँगी, सारे के सारे वीडियो बनने के बाद। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।